So hi guys, welcome to the next PYQ lecture. We'll be starting with topic wise PYQs. Topic wise PYQs, yes. Topic wise PYQs. Right. I've included majorly of the past 7 or 8 years. Let's see how it goes on, and do recommend me if you require any changes. Right. Let's start with the first question. Today there is a huge shift of the basis of international law through though the principal component of international law is represented by binding rules. अब ये हमें देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो समझने की है कि लाइन तो लिखी हुई है लेकिन हमें कमेंट किस बेसिस पे करना है, क्रिटिकल कमेंट करना है. ठीक है, मतलब जो चीज़ें गलत हैं उनको भी हमें बताना है और वही मेजरली बतानी है. राइट. सो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, एक एग्जांपल है, आप किसी भी कोट से शुरू कर सकते हैं, किसी भी थिंकर से शुरू कर सकते हैं. थिंकर कोट. राइट. सो as it is written here, international law has historically been understood as a body of binding rules governing relations between state. Basic definition हो गई, basic definition complete. However, in the modern era, the scope of international law has expanded beyond strictly binding obligations to include soft law instruments, which are, for example, resolutions, declarations and guidelines. राइट. क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस भी बनती हैं. फॉर एग्जांपल आप AI डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो AI के लिए जो डेवलप हो रहा है उसके लिए गाइडलाइंस रेगुलर बेसिस पे बनती रहती हैं, क्योंकि इतना ड्रास्टिक डेवलपमेंट है. दिस शिफ्ट हैज़ रेज्ड डिबेट्स ऑन द ट्रू बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. रेज्ड डिबेट्स, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया है जिसको हमें एड्रेस करना है. अब क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी था यहाँ पे. ठीक है, उस क्वेश्चन का बेसिस रेज डिबेट क्यों हो रही है, क्योंकि सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ गए हैं. सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ गए हैं. ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमारी जो आंसर रहेगा उसकी बॉडी क्या रहेगी. 10 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब एक पेज में लिखना है, मतलब एक पूरा आगे पीछे. ठीक है, ट्रेडिशनल बेसिस क्या थे लॉज के, कस्टमरी लॉ था. ठीक है, कस्टमरी लॉ था जिसमें नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का केस है, TTs है, VCLT का नाम दे देंगे, GPL का नाम दे देंगे, आर्टिकल 38 दे देंगे. ठीक है, फिर किस तरीके से शिफ्ट आने लगा, शिफ्ट किस तरीके से आने लगा हमें ये लिखना होगा. इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये शिफ्ट कैसे आने लगा. जी रेजोल्यूशन रियो डिक्लेरेशन एनवायरनमेंट पे आई थी. पेरिस एग्रीमेंट 2015 का जो था, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के सिनेरियो में भी, जिसमें कार्बन क्रेडिट्स की बात करी गई है. While non-binding, they guide conduct and crystallize into custom over time. You have to remember that. Soft law lacks enforceability, risks politicization and selective adherence. Example is UNGA's responsibility to protect R2P, started as a political norm, later influenced Security Council action in Libya. ठीक है, R2P क्या होता है ये आप कमेंट्स में लिखिए. R2P क्या होता है कमेंट्स में लिखिए. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. डायग्राम में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डायग्राम्स भी बहुत तरीके के होते हैं. यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं कि सोर्सेज क्या हैं AL के, उसमें से इस तरीके से. फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ. सोर्सेज क्या हैं, ऐसे बना दिया. पहली चीज़ में क्या आएगा, बाइंडिंग सोर्सेज. ठीक है, और एक जगह आ जाएंगे नॉन बाइंडिंग सोर्सेज. ठीक है, अब नॉन बाइंडिंग और बाइंडिंग में आप इस तरीके से डैश डैश डाल के 3-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 3-3 हेडिंग्स डाल सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार आपको प्रेजेंट करना भी आता है. वो बहुत ज़रूरी है. देन सेकेंड कंक्लूजन लिखना है. While the binding nature of rules remains central, international law today operates in a dynamic interplay between binding norms and persuasive soft law. देखिए परसुएसिव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है. सॉफ्ट लॉ काम क्या करता है, परसुएड ही करता है ना सिर्फ. ठीक है, दिस ब्रॉडन्स पार्टिसिपेशन. अच्छा सेम ही हो गया.
सॉरी, रियली सॉरी गाइस, एक्सक्यूज मी. यस, this broadens participation but risks diluting certainty. The challenge is balancing flexibility with legal obligation. ये लिख सकते हैं. इसके अलावा किसी भी थिंकर के कोट्स आपको याद हों तो उससे आप एंड भी कर सकते हैं. कोई रीसेंट एग्जाम्पल हो वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, आप मतलब कुछ परफेक्ट रूल नहीं है एक परफेक्ट आंसर का. जो एग्जामिनेटर जो एग्जामिनेशन जो चेक कर रहा है, ठीक है, एग्जामिनर, उसको जो भा जाए वही अच्छा आंसर है, सीधी बात, क्योंकि यूपीएससी बहुत ओपेक बॉडी है. सेकंड इज डिस्कस द नेचर एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इंट्रोडक्शन में वही आईएल सेट ऑफ रूल्स हैं, स्टेट और इंटरनेशनल एक्टर को गवर्न करते हैं. डिबेट हैज़ लॉन्ग सेंटर्ड बट वाई इट इज़ ट्रूली लॉ विदाउट अ सेंट्रलाइज सॉवरेन अथॉरिटी. क्योंकि कोई है नहीं, सॉवरेन अथॉरिटी कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो सॉवरेन अथॉरिटी. ठीक है, बॉडी में हम क्या लिखेंगे, पहले नेचर. ऑस्टिन भाई के बारे में लिख देंगे. ऑस्टिन भाई तो बोलना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, मतलब ऑस्टिन सर भी बोल सकते हैं हम लोग. ये सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी है. इट इज़ मेयरली अ पॉजिटिव मोरालिटी बिकॉज देयर इज़ नो सैंक्शन. ठीक है, ये किसका पार्ट होगा, नेचर एंड बेसिस का. मॉडर्न व्यू लिख सकते हैं. इंटरनेशनल लॉ इज़ लॉ बिकॉज स्टेट्स कंसेंट टू इट थ्रू ट्रीटीज एंड कस्टम एंड देयर आर सर्टेन सैंक्शंस. अब लेकिन सैंक्शंस कितने हैं वो हमें भी पता है और आपको भी पता है. देन व्हाट इज़ द बेसिस टू इट. कंसेंट थ्योरी है. स्टेट आर बाउंड ओनली बाय द रूल्स दे एक्सेप्ट. नेचुरल लॉ क्या होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस अंडरपिन द इंटरनेशनल लॉ. हुगो ग्रोशियस की जो अप्रोच है वो लिख सकते हैं, बैलेंस बिटवीन नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिविज्म. इसके लिए आपको जो डिवाइन थ्योरी मैंने समझाई है, डिवाइन थ्योरी ग्रोशियस की, जिसमें उन्होंने रीज़न डाल दिया है, वो पढ़ लीजिएगा एक बारी उसका वीडियो में आप. ठीक है, आईएल की पूरी प्लेलिस्ट में अटैच करता ही हूँ, तो वो देख लीजिएगा पेज पे. कुछ केसेस हैं, लोटस एसएस लोटस का केस जो है वो देखना ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे. रेस्ट्रिक्शंस अपॉन स्टेट्स कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड. निकरागुआ वर्सेस यूएसए में कस्टमर इंटरनेशनल लॉ अपेल्ड इवन अगेंस्ट अ सुपर पावर. क्योंकि यूएसए तो सुपर पावर थी, लेकिन फिर भी कस्टमर इंटरनेशनल लॉ को हमने बढ़ावा दिया, प्लस. इंटरनेशनल लॉ टुडे डिस्पाइट lacking legislature or police is binding due to state practice, opinio juris and institutional frameworks like UN and ICJ. Its strength lies not in coercion but in reciprocity and legitimacy. That is the scene. There is a vanishing point in international law where what is controversial ceases to be law and becomes morality. This remark by Oppenheim suggests that international law and morality often intersect, but the line is drawn when rules lack sufficient state practice or opinio juris saevae necessitatis. Opinio juris saevae necessitatis तो कॉन्सेप्ट मैंने अगेन जीपीएल के उसमें भी समझाया था, आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे उसके लिए सारे. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में आया हुआ है पीवाईक्यूज में. मोरालिटी और आईएल इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमने देख लिया है. लॉ वर्सेस मोरालिटी की डिबेट जो है उसमें लॉ है बाइंडिंग, एनफोर्सिएबल थ्रू इंस्टीट्यूशंस. मोरालिटी इज़ नॉर्मेटिव गाइडेंस विदाउट एनफोर्सिएबिलिटी, दैट वी हैव टू रिमेंबर. न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का भी जो कॉन्सेप्ट है, आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन 1996 में आया था. इफ़ यू रिमेंबर द क्लास मैंने पढ़ाया आपको. मॉरल कंसेंसस आर स्ट्रॉन्गर देन लीगल रूल्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Humanitarian intervention without UN approval is also very important to understand. Morally appealing but legally controversial things should not be done. डायग्राम में अगेन आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं. आईएल के नॉर्म्स लिखे, क्या क्या नॉर्म्स हैं. ठीक है, आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं आईएल नॉर्म्स. ठीक है, ट्राइफेक्टा है, कस्टम, ट्रीटी, जिससे लॉ बन जाता है. और यहाँ आ जाएगा मॉरल कंसेंसस, जिसमें जो वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट करती है. ओपेनहाइम्स वार्निंग
remains relevant unless principles gain acceptance through practice and opinio juris. They remain morality, not law. ठीक है, ईजी है. कुछ भी डाउट हो तो एक बार आप कमेंट में लिख दीजिएगा. ठीक है, ये अगले कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपको ये वाला भी समझा ही देता हूँ. क्वेश्चन 4 और 5. कोडिफिकेशन वर्सेस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल लॉ. व्हाट डू दे मीन एंड हाउ डू दे ऑपरेट? कोडिफिकेशन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ILC की वेबसाइट में मैंने आपको पढ़ने को बोला था, और वो टास्क किसके थ्रू हुई थी? आर्टिकल 13(1) ऑफ UN चार्टर टू प्रमोट कोडिफिकेशन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. कोडिफिकेशन क्या है? रीस्टेटिंग एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉ इन ट्रीटी फॉर्म, VCLT जैसे थी. प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कैसे होगी? प्रपोजिंग न्यू नॉर्म्स वेयर लॉ इज अनसेटल्ड. एग्जैक्टली. ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑन ILC. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल मैंने AI की बात करी थी अभी. AI का लॉ अनसेटल्ड है यार अभी तक. ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही बनाना पड़ेगा. उसी की लड़ाई है सारी. ठीक है, कि लॉ किस कंट्री के फेवर में बनेगा, क्योंकि US तो भाई अपने आप को सबसे बड़ा मानती है, लेकिन भारत भी विश्व गुरु है. ठीक है, खासकर AI के डेवलपमेंट में इंडिया इज डूइंग वेल. So how laws will be made? That is the question. Right. Codification often includes elements for progressive development, e.g. law of the Sea Convention. Both processes complement each other. Codification provides certainty while progressive development allows international law to adapt new challenges. Right, so that is one thing. ये सिंपल सी है. अगर आपको सब्जेक्ट मैटर एक बार ही समझ आ जाएगा ना IL का, तो आप आंसर लिख सकते हैं इजीली लिखे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल इन आर्टिकल 38(1) ऑफ ICJ स्टैट्यूट. हाउ आर दे अप्लाइड? एप्लीकेशन क्या है? 38(1) में मैंने आपको पिरामिड समझाया था, उसका डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, देन इज द ऑथोरिटेटिव लिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, मटीरियल एंड फॉर्मल सोर्स का डिफरेंशिएशन भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं इंट्रो में. देन ट्रीटीज, पैक्टा एंड सर्वांडा, NSCS केस, कस्टमर निकरागुआ वर्सेस US से स्टेट प्रैक्टिस क्या है, ओपिनियन ज्यूरिस कैसे बन जाता है, GPL, इक्विटी, एस्टोपल, गुड फेथ का पूरा, और जो चार्ज ऑफ एक्ट का केस है. एंड देन सब्सिडियरी सोर्सेज, जुडिशियली डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ ज्यूरिस. किस तरीके से कुछ ज्यूरिस्ट भी IL को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. ये पिरामिड के एंड में आता था, अगर आपको याद हो तो उसमें यही बनाना था बेसिकली. ठीक है, पर ये एप्लीकेशन कैसे होगी हमें ये देखनी है. आर्टिकल 38(1) प्लस ICJ के पास इश्यूज जाते हैं सारे. ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है आर्टिकल 38(1) की, वो फर्स्ट केस लॉज के थ्रू डेवलप होगी, सेकंड स्टेट प्रैक्टिसेस के थ्रू होगी. राइट, सो एप्लीकेशन का परफेक्ट प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन अगर होनी है तो इनके अलावा किसी और तरीके से हो नहीं सकती. थर्ड, ट्रीटी ले लीजिए, किसी ट्रीटी के थ्रू एप्लीकेशन हो रही है. ठीक है, दीज आर द 3 सजेशंस. देखिए यार, ट्रीटीज लिखी हुई है मैंने, और ट्रीटी सबसे ऊपर भी है पिरामिड के, अगर आपको याद हो तो. कंक्लूजन में यही है, आर्टिकल 38(1) स्ट्राइक्स बैलेंस बिटवीन पॉजिटिविस्ट्स, consent based law and broader principles, ensuring flexibility and legitimacy to ICJ's jurisprudence. That is the scene. It is as simple as that. Right. ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैं आपको सच बताऊँ. इसमें आप किसी कोट को लिखें. ठीक है, मैं ना कोट्स का एक PDF और डाल दूँगा, तो उसको आप ज़रूर देख सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक ऐड कोट्स इन आंसर्स. हैवी आंसर हो जाते हैं उससे, वो ज़रूरी है. Heavy answers. Right. That is it for this class. Don't forget to like, share and subscribe. Have a great day.